हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का, जो हम आगे कुछ भाग पढ़ चुके थे। आज पढ़ते हैं, यहाँ से बाकी था कालिदास, यहाँ से पढ़ते हैं। कालिदास, संभवतः पहचानती नहीं हो? मल्लिका उसी तरह से देखती रहती है। कालिदास प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है। और न पहचानता ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो, दूसरा व्यक्ति हूँ। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है। और सच कहूँ तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ आती है। मल्लिका, आश्चर्य? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ बदल गया है। यह संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ। मल्लिका, बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं। कालिदास, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूँ, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते वह बहुत थक गया था। कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस बार से जैसे सारी थकान मिट गई है। मल्लिका उसके और पास चली जाती है। मल्लिका, बहुत थक गए हो। कालिदास, थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी। मल्लिका, तुम सचमुच पहचाने नहीं चाहते? कालिदास क्षण भर उसे देखता रहता है, फिर उठकर झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास, और तुम्हें कहाँ पहचानी जाती हो? यह घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, जो का त्यों यथास्थान, पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। चारों ओर देखता है, तुमने सब कुछ बदल दिया है। सब कुछ बदल दिया। मल्लिका, मैंने नहीं बदला। कालिदास उसकी ओर देखता है और फिर टहलने लगता है। कालिदास, जानता हूँ तुमने नहीं बदला, परंतु। मल्लिका उसके पास आ जाता है। मैंने नहीं ऐसा सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और उसकी ओर आँखों में देखता है। और तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। मल्लिका, थके हो, बैठ जाओ, आँखों से लगता है तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मल्लिका, आर्य मातुल से आज ही पता चला था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुत्व का मोह छूट गया। आज मैं उससे सबसे मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया है, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया है। मैं केवल मातृगुप्त से कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिसने पूर्ण कालिदास को कलेवर में जी सकूँ। एक आकर्षक सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ के एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप में आकार का स्मरण है। फिर प्रकोष्ठ में आसपास देखता है। कुंभ, बाग, छाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आँखें। जाने के दिन तुम्हारी आँखों का जो रूप देखा था, वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा कि
कभी भी लौट कर आऊँ यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है पर वह उससे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो, तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। कालिदास, देख लो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है, तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में झिल्लाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद हैं, यह समय द्वार बंद। मल्लिका, कौन था यह? मल्लिका, कहा न, कोई भी हो सकता है वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे? कालिदास, लगा जैसे मैं उस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ खैर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। मल्लिका, तुम थके हुए हो, अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ दूर नीचे बैठ जाती हैं। कालिदास, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा कि मल्लिका और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंबिका ठीक कहती थी। बाहें पीछे की ओर फैल जाती है और आंखें छत की ओर उठ जाती हैं। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और वृत्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूँगा। मन में कहीं आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। आंखें मल्लिका की ओर झुक आती है। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इससे कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उससे कहीं उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब जब मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। होठ काट कर उठ पड़ता है और झरोखे के पास चला जाता है। परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूँ तो सुखी हो सकती हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, तो जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियाँ देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए यह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता है कि मैं प्रभुत्व और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अंधकार प्रवेश किया है, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था, मैं दूर हटाया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती थी, तभी यह अनुभूति मुझे सालती थी कि मैं उस विशाल से दूर हट आया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता है कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थिति पर वंश पा लूँगा। समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूँगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों को हाथों में बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल कभी नहीं आया, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। क्षण भर वह चुप रहता है, फिर टहलने लगता है। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखला और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मुख्य प्रश्न का रूप ले लेगी। फिर भी लोभ का संभव नहीं हुआ। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखों में मेरे अस्थिर मन को अस्थिर कर देगी। मैं इससे बचना चाहता था। उसका कुछ भी
परिणाम हो सकता था। मैं जानता था कि तुम उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में निश्चित था तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा। और मैं यहाँ आशा के लिए हुए चला गया था। एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारे ये सब कह सकूँगा और तुम्हें अपने मन में द्वंद्व का विश्वास दिला सकूँगा। यहाँ नहीं सोचा कि द्वंद्व ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। फिर झरोखे के पास चला जाता है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संभव था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की है। अभिज्ञान शकुंतला के रूप में तुम्हें मेरे सामने थी। मैंने जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। और मल्लिका दोनों हाथों में मुंह छुपा लेती है। कालिदास सहसा बोलते बोलते रुक जाता है, क्षण भर उसकी ओर देखता रहता है। चाहता था कि तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है। मल्लिका, यह सूत्र कभी नहीं टूटा। उठकर वस्त्र में लिपटे पन्ने कोने में उठा लेती और कालिदास के हाथ में रख देती। कालिदास पन्ने पलट कर देखता है। कालिदास, मेघदूत, और तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मल्लिका, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई हैं। कालिदास, तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई क्या? मल्लिका, उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते थे। कालिदास, और उसके पास ये प्रतिलिपियाँ मिल जाती हैं? मल्लिका, मैंने कहकर मंगवाई थी। वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल जाती थी। कालिदास, और इसके लिए धन? मल्लिका, वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास सिर झुकाए आसन पर आ बैठता है। कालिदास, जो अभाव वर्षों में मुझे सालते थे वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षा पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता, और सब जो भी अब नहीं लिख पाया हूँ वो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों में मेरे अंदर घुमड़ रहा है। निश्वास छोड़कर आसन पर रखे ग्रंथ को उठा लेता है और उसके पन्ने पलटने लगता है, परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? ये केवल कोरे पृष्ठ है। मल्लिका, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था कि तुम राजधानी में आओगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूंगी। कहूँगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब यूँ ये पन्ने टूटने भी लगे और मुझे कहते संकोच होता है कि मैं ये तुम्हारी रचना के लिए ही है। कालिदास पन्ने पलटता जाता है। कालिदास, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं? पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुक जाता है। स्थान पर वो इस पानी की बूंदें पड़ी है जो निस्संदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। लगता है तुमने अपनी आँखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आँखों से नहीं, स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मेले हुए हैं।
स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियां ने अपने रंग इस पर छोड़ दिए हैं। कई स्थान पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप में हल्के हल्के रंग और हेमंत की पत्र धूलि और इस घर की शीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की ग्रंथ रख देता है। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? उठकर झरोखे के पास चला जाता है, कुछ क्षण बाहर देखता रहता है, फिर मल्लिका की ओर मुड़ जाता है। परंतु उसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अर्थ से आरंभ कर सकते हैं। अंदर से बच्चे के कुन मुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चल देती है। कालिदास हतप्रभ सा उसे जाते देखता है। कालिदास मल्लिका रुक कर उसकी ओर देखती है। कालिदास, किसने रोने का शब्द है ये? मल्लिका, यह मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती। कालिदास स्थित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच में आ जाता। कालिदास, तुम्हारा वर्तमान? कोई द्वार खटखटा है, फिर पैर की चोट से द्वार अपने आप खुल जाता है। ड्योढ़ी में विलोम द्वार को कोसता खड़ा है। वस्त्र कीचड़ से लथपथ है और वह झूलता सा अंदर आता है। विलोम भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिर खाई में। विलोम भीगे दिन में फिसल कर गिरे खाई में। कितनी बार कहा है कि भैया विलोम बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गया तो फिसल गए, फिर आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ऐसा ही है। कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म वस्तु का अध्ययन कर रहा है। न जाने आँखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियाँ बहुत परिचित जान पड़ती है, कभी परिचित आकृतियाँ भी परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति है कि मैं इसे पहचान ही नहीं रहा था। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास जड़ हो जाती है। कालिदास, आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही है। विलोम, स्वर भी परिचित है और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है, फिर सहसा हंस उठता है। तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। जाओ, आओ। उसकी ओर बाहें बढ़ाता है और परंतु कालिदास उसके सामने हट जाता है। गले नहीं मिलेगा। मेरी शरीर मेला है इसलिए या मुझे इससे घृणा है, परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था, मैंने इस वर्षा में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट आ पड़ते हैं। मल्लिका की ओर मुड़ता है, क्योंकि मल्लिका मैं ठीक नहीं कहता। तुम वहाँ स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम, इस घर में अब तो आयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वह अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वह इस घर में कालिदास का स्वागत और अतिथि कर सकता है। नहीं। फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे इसी घर में भेंट हुई थी और आज भी यही हुई है, परंतु सच मानो यह आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हो हमारी भेंट यही होती है। मल्लिका की ओर मुड़ता है। तुमने अब तक कालिदास के अतिथि का उपक्रम नहीं किया? वर्षों के बाद एक अतिथि घर में आए हैं और उसका अतिथि न हो। जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों को कितना मोह है? फिर कालिदास की ओर मुड़ता है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखों किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक क्या कहता है? मल्लिका सहसा आगे बढ़ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम हंसता है। विलोम, तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास ही देखकर बता सके कि अष्टावक की बात कहाँ तक सच है। क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या? मल्लिका हाथों में मुंह छुपाने आसन पर जा बैठती और विलोम कालिदास के पास चला जाता। चलो देखोगे? कालिदास, यहाँ से चले जाओ। विलोम,
कालिदास यहाँ से चले जाओ, विलोम विलोम चला जाओ। हंसता है। इस घर में या ग्राम प्रांतन से नहीं, सुना है शासन बहुत बली होती है, प्रभुता बहुत सामर्थ्य होती है। कालिदास कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ, क्योंकि विलोम क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। हंसता है। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं रही, तुम ही तुम हो और कोई नहीं, परंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को भी सता दिए, अधिकार दिए। वह धूप और नैवेद्य के लिए घर की देहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिया, निर्माण किया। तुम्हें उसके निर्माण की वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम यहाँ अपने को देखना चाहते हो, नहीं देख पा रहे। कई क्षण उसकी ओर देखता रहा और फिर हंसता है। तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं चला जाता हूँ। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। द्वार की ओर चल देता, द्वार पर जाकर मल्लिका की ओर देखता मल्लिका अतिथि से कोई कमी न रहे। जो अतिथि वर्षों में एक बार यहाँ आया है, वह आगे जाने की कभी आएगा या नहीं। अर्थपूर्ण दृष्टि से दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर कालिदास की ओर देखती है और कुछ क्षण दोनों चुप रहते हैं। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के पास चला जाता है। कालिदास, सोच रहा हूँ कि आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असंभव अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत और हरिणी शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका उठकर उसके पास चली जाती है। मल्लिका, और भी तो कुछ सोच रहे हो? मल्लिका, सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है, वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण की ध्वनियाँ भी वैसी ही हैं। मल्लिका, और कालिदास, और वह चेतना है जिससे कंपन होता है, वही हृदय है जिससे आवेश जागता है। परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रहती। कालिदास वहाँ से हटकर आसन के पास आ जाता है और वहाँ से ग्रंथ उठा लेता है, परंतु कौरवपष्टों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम कह रही हो कि तुम फिर अर्थ से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास निस्वार्थ छोड़ता है। मैंने कहा था कि मैं अर्थ से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि फिर अंदर से बच्ची रोने का शब्द सुना जाता है। मल्लिका झट से अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ आसन पर रखता हुआ जिसे अपने को उत्तर देता है। कालिदास, क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षों पड़ने लगती है। वह झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि से अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता सा वह रुका रहता है, फिर वह दोनों किवाड़ मिला देती है। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता है। कुछ क्षणों के बाद मल्लिका बच्ची को वृक्ष से सटाए अंदर जाती है और कालिदास को न देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास चली जाती है। मल्लिका, कालिदास उसी तरह झरोखे के पास आकर ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है और कालिदास पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते, परंतु बच्ची की बाहों में देखकर जैसे ही वह जगड़ जाती है, फिर टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और साथ सटाकर रोते हुए उसे चूमने लगती है और बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। पर्दा गिरता है।